बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, हमारे दोस्त हैं ज़हीम लगारी साहब, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। उन्हें पहले अगवा किया गया, लापता रखा गया 15 घंटे तक, और उसके बाद फिर उन पर दहशतगर्दी का मुकदमा डाल दिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। मामला ये है कि ज़हीम लगारी साहब वही सहाफ़ी हैं जिन्होंने मरीम नवाज़ की पंजाब हुकूमत की एक करप्शन पकड़ी थी, और वो जब उन्होंने करप्शन पकड़ी तो उन्हें ISI ने अगवा कर लिया था और एक हफ़्ते तक उन्हें अगवा रखा गया था। उसके बाद जब उनको रिहा किया गया तो थोड़े दिन के बाद जो बारिशें हुई उनमें मरीम नवाज़ की करप्शन जो है वो कुदरत ने भी पकड़ ली, उसी मनसूबे की जो पंजाब हुकूमत का था, और उसके बाद ये सरखुरू हो गए थे। लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने साबित किया था कि वो शरीफ ख़ानदान की ग़ुलामी में किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब ज़हीम लगारी साहब जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा बेनकाब किया, ना सिर्फ पंजाब हुकूमत को बल्कि साथ ही साथ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कवरेज, क्योंकि देखें मना है, मीडिया को रोका जाता है कि आपने कवरेज नहीं करनी, तो वो ये कवरेज भी करते थे। और साथ में PMLN ने जितनी भी कोशिशें की कोई छोटा मोटा जलसा जुलूस करने की, तो ज़हीम लगारी साहब वो सहाफ़ी हैं जो वहाँ पहुँच जाते थे और जाके लोगों से माइक के अंदर पूछते थे कि आप नून लीग के जलसे में क्या लेने आए हैं। तो ज़्यादातर लोग उन्हें ये बताते थे कि जनाब हमारा तो इस जलसे से ताल्लुक़ ही कोई नहीं है, हम तो इस जलसे में आने ही नहीं चाहते थे, हम तो सिर्फ कोई बिरयानी खाने के लिए आया हुआ था, किसी को पैसे देकर लाए हुए थे, कोई गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए आया हुआ था। कुछ लोगों ने कहा जी हम तो इनका तमाशा देखने आए हैं, और सारे लोग यही कहते रहे कि हम इमरान खान के सपोर्टर हैं, हम इमरान खान को वोट डालेंगे। तो नून लीग के जो बेचारे छोटी मोटी कोशिश करते थे जलसा जलसी करने की, क्योंकि लोग तो इनके जलसों में आते नहीं है, फ़िलहाल तो सूरत हाल ये है, बेचारे पैसा वैसा खर्च करते हैं। वजह यह है कि ये पंजाब हुकूमत की करप्शन, उनकी नाअहलियों को रिपोर्ट करते हैं, और जो झूठी मकबूलियत के उनके दावे होते हैं उनके पोल खोल देते हैं उनके जलसों में जाकर, जहाँ पे वो बेचारे कोशिश करते हैं जलसा करने की, ये माइक लेकर पहुँच जाते हैं और पूरा का पूरा रिपोर्ट कर देते हैं। इसकी वजह से PMLN को बहुत तकलीफ़ है, और जब PMLN को तकलीफ़ होती है, मरीम नवाज़ को तकलीफ़ होती है, तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को तकलीफ़ होती है, और फिर इस आदमी के ख़िलाफ़ दोबारा कार्रवाई की गई। ज़हीम लगारी साहब के लिए तमाम सहाफ़ियों को आवाज़ उठानी चाहिए। मेरे जितने सहाफ़ी दोस्त हैं उन सबको चाहिए कि आवाज़ उठाएं, सहाफ़ती तंजीमें उनको भी चाहिए कि आवाज़ उठाएं। यहाँ पे आज़ादी इज़हार राय को कुचलने की ये एक और कोशिश है, और इसके ख़िलाफ़ सबको मिलकर बात करनी चाहिए। नाज़रीन, सुहेल वड़ाइच साहब ने जो धमकियाँ दी हैं इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी तहरीरों के ज़रिए से, उन धमकियों पर तहरीक इंसाफ का कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा, और ऐसा लगता है कि शायद तहरीक इंसाफ इनको संजीदा नहीं ले रही, या इस पर कोई रद्द-ए-अमल देना नहीं चाहती। देखिए, अगर आप सुहेल वड़ाइच को किसी खाते में ना भी लें, या आप ये कहें कि ये एक सीरियस करैक्टर नहीं है, हम इनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते, तो ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन देखिए, सुहेल वड़ाइच ने जिनसे मुलाकात की वो तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, और इस वक्त मुल्क के स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं। बल्कि हमेशा से ये फ़ौजी सरबराह जो है वही पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद के मालिक रहते हैं। लिहाजा ये जो फौजी सरबराह ने उनसे मुलाकात की, और फिर सुहेल वड़ाइच साहब ने उनकी ख्वाहिशात को या उनकी बातों को अपने कॉलम के अंदर लिख दिया, तो अब सुहेल वड़ाइच साहब के मामले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए था। और ऐसे मौके पर जब साले जाफ़र साहब ने भी एक दावा कर दिया, ये साले जाफ़र वही सहाफ़ी हैं जो सियासतदानों के कमरों से कुछ जिनसी अद्वियात भी निकाल लाते हैं डिक्टेटर्स के कहने पर या उनके अदवार में, और ये मरीम नवाज़ की कपड़ों की तारीफ भी बहुत करते थे गैर मुल्की दौरों में। तो ये हमेशा से एक लाइन लेते हैं। तो अभी जो है साले जाफ़र साहब के बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत सच्चे दिल से माफ़ी पर गौर कर रही है। मुझे समझ नहीं आती कि ये सच्चे दिल क्या है, ये सच्चे दिल की माफ़ी क्या होती है, और ये कैसे पैरामीटर क्या है, पता कैसे चलेगा कि सच्चे दिल से या झूठे दिल से, ये तो बात समझ नहीं आती। लेकिन 3 चीज़ें जो है ना वो सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम से निकलती हैं या उनकी तहरीरों से निकलती हैं, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने फील्ड मार्शल से मुलाकात की बाकायदा यूरोप जाके, ब्रसल्स में, अब बल्कि तस्वीर भी उन्होंने जारी की है, वहाँ जाके मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने ऐसी बातें की जिन पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस लेके बात करनी चाहिए। नंबर 1, ये जान से मारने की धमकियाँ हैं, इसमें जुल्फ़िकार दी भुट्टो का जिक्र है, तारा मसीह का जिक्र है जिसने फांसी दी थी, या कोई सानिया हो जाएगा इसका जिक्र है। तो ये एक तरह की धमकियाँ हैं। एक तो धमकियां दी जा रही हैं, और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पुराने टाउट्स हैं शायद वो कामयाब नहीं हुए, तो अब सुहेल वड़ाइच जैसे सीनियर आदमी को एक मौका दिया गया है कि आप डराएं और धमकाएं, शायद ये फार्मूला काम कर जाए।
दूसरा, आसिम मुनीर साहब से मुलाकात के बाद कहा गया जो भी उनकी तरफ से कहा गया, उससे पहले उन्होंने जो बातें की वो थोड़ी मुख्तलिफ थी, लेकिन ये जो जान से मारने की धमकियां ये आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद हैं, तो तहरीक इंसाफ को संजीदा लेना चाहिए। और तीसरा, देखिए उन्होंने ये भी कहा कि मईशत में, खारजा और दाखिली मामलात में आर्मी चीफ की बदतरीन जो है वो एक इन्वॉल्वमेंट है, ये भी उन्होंने अपने कॉलम्स के ज़रिए से एतराफ़ किया। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर बात ज़रूर करनी चाहिए थी। देखिए ना, आप हर लिहाज से बात कर सकते हैं कि आर्मी चीफ को ये आईनी तौर पे इख्तियार नहीं है कि वो मईशत पे बात करें, वो बात करें खारजी मामलात पे या दाखिली मामलात पे, उनकी ये डोमेन नहीं है, ये सियासतदानों की है। और अगर वो ये कर रहे हैं तो इस पर अपोजिशन ही तनकीद करेगी ना, तो अपोजिशन इस पर बात ही नहीं करती। और मैं हैरान हूँ पाकिस्तान के उलमा इकराम पे, यानी मौलवी हजरात से मेरा ये सवाल है कि मौलवी साहिबान, यानी आपको होश नहीं आ रही? सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में लिखकर बताया, हर छोटी छोटी चीज़ पे आप जाग जाते हैं, इद्दत वाले केस पे आपको होश नहीं आती। पाकिस्तान के मौलवियों को छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप उछलना शुरू हो जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को कहा कि माफ़ी मांग लो। अब ये मिसाल देने का तुक क्या है? यानी क्या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट खुद को खुदा समझना शुरू हो गई है, और इमरान खान को इबलीस साबित करने के लिए ये अब कुरान पाक का ये वाला हवाला पेश करेंगे? और जिन लोगों ने माफ़ी मांग ली, क्या वो सारे फरिश्ते साबित हो गए हैं? यानी जरदारी और नवाज शरीफ, क्योंकि इन्होंने माफिया मांग के बूट पॉलिश किए हुए हैं, तो क्या ये फरिश्ते हैं अब? तो एस्टेब्लिशमेंट खुद को खुदा क्लेम कर रही है। इसके ऊपर कोई पाकिस्तान के मौलवियों ने बात की? बिल्कुल खामोश है, कोई बात ही नहीं करता। हाँ, ये ज़रूर है कि फजलुर रहमान साहब की जमात के कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा है इस्लामाबाद में मसाजिद के मामले को लेकर, क्योंकि ये ज़्यादातर मसाजिद जो है वो ज़िया-उल-हक साहब के दौर में बनी है और फजलुर रहमान साहब की जमात और उनके फ़िरके से मुताल्लिक है। तो ये उनकी एक स्ट्रेंथ है कि इन मसाजिद में, इन मदारिस में वो बच्चे हैं जो उनके एहतजाज वगैरह में भी आते हैं, और वो उनकी एक वाबस्तगी भी है इन मदारिस और मसाजिद के साथ, एक दिली वाबस्तगी भी हो जाती है ना। तो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने कहा जी कि आर्मी चीफ भी हाफ़िज़ कुरान है, मैं भी हाफ़िज़ कुरान हूँ, तो आए कुरान पाक सामने रख के बात कर लेते हैं कि कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज और तोड़फोड़ ज़्यादा बड़ा जुर्म था, या इस्लामाबाद में एक पुरानी मस्जिद को गिराना ज़्यादा बड़ा जुर्म था। और अगर ग्रीन बेल्ट का मामला है तो ग्रीन बेल्ट पे तो बेशुमार लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई हुई हैं, नालों के रस्तों पे बनाई हुई हैं, वहाँ से आगाज़ कर लें, मस्जिद क्यों गिराई गई? फिर हाफिज़ अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि मस्जिद इतनी उजलत में गिराई गई कि कुरान पाक को भी दरगोर कर दिया गया, वहाँ पे दबा दिया गया ज़मीन में, कुरान पाक की बेहुरमती भी की गई, और ये उन्होंने ऑन एयर कहा, और फिर रातों रात सफाई करके वहाँ पे दरख्त भी लगा दिए गए। अब आप नाज़रीन अंदाज़ा कीजिए कि जो इतनी ताकत रखता है वज़ीर दाखिला, या इतनी कुदरत रखता है, या चीज़ों को ऐसे कंट्रोल करता है कि रातों रात मस्जिद और मदरसा हटा के वहाँ पे सीधा मैदान बना के वहाँ पे रातों रात दरख्त लगा के वो साबित कर देता है कि यहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो जब 26 नवंबर 2024 को इस्लामाबाद डी चौक में गोली चली और वहाँ पे लाशें पड़ी थी, तो इनके लिए फिर लाशें गायब करना और उस जगह को साफ करना, धोना और पहले जैसा बना देना कौन सा मुश्किल था? वो ये भी कर सकते हैं। जो ये कर सकते हैं इतना बड़ा काम, तो वो काम भी इनके लिए कोई मसला नहीं था, उठाओ और गायब कर दो, हर चीज़ साफ कर दो। लिहाजा ये फजलुर रहमान साहब की पार्टी इसके ऊपर थोड़ी सी गुस्से में है, लेकिन मौलवी हजरात जो आर्मी चीफ से मनसूब एक चीज़ सुहेल वड़ाइच साहब ने की है उसके ऊपर अभी तक बात नहीं कर रहे। हम इंतज़ार करेंगे कि कौन से मौलवी इसके ऊपर बात करते हैं। नाज़रीन, इमरान खान साहब तो डील नहीं कर रहे। ये जो ख्वाहिश है ना माफ़ी की, ये बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से चाहती है कि सारे उनसे माफ़ी मांगे। जब अभी मेरी आज बात हो रही थी हैदर मजीद से, ये इमरान खान साहब के साथियों में से एक है, ISF के भी रहे, वकला तंजीमों के भी रहे, और ये हसन न्याजी के साथ ये गिरफ्तार हो गए थे और इन्हें फ़ौजी अदालत में रखा गया था। फ़ौजी कस्टडी में फ़ौजी अदालत ने इनको सज़ा दी थी और उसके बाद जेल से रिहा होकर आ गए। उन्होंने मुझे चंद बड़ी अजीब चीज़ें बताई। एक तो उन्होंने बताया जैसे उन पर टॉर्चर किया जाता था, जो मिलिट्री कस्टडी में उनके साथ ज़्यादतियाँ हुई वो उन्होंने मुझे बताई। और फिर उन्होंने मुझे ये बताया कि हमें जब सज़ा सुनाई गई तो हम जेल में थे। अब सज़ा सुनाने का तरीका ये था कि हमें बुलाया जाता था, वहाँ पे वो लोग मौजूद होते थे, मिलिट्री की जो अदालत के लोग हैं वो भी, और साथ में जो जेल का अमला वो भी, और वहाँ पे एक सिपाही खड़ा हुआ था जो सज़ा सुना देता था। यानी जितने भी लोगों को फ़ौजी अदालत ने सज़ा सुनाई है
वो सारी की सारी सज़ा सिपाही ने सुनाई है। अंदाज़ा करें आप, अदालतों में सज़ाएं जो सुनाते हैं वो जज सुनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सज़ा सुनाई है वो एक सिपाही ने सुनाई है। वो बुलाते थे बंदे को, खड़ा करते थे, उसे कहते थे जनाब आपकी इतनी सज़ा है, ये जुर्म है, अब आप जाए। और ये सज़ा जो सुनाता था ना, वो एक नॉर्मल सा सिपाही था जो ये सुना रहा था। उसके बाद हैदर मजीद ने मुझे बताया कि चंद दिन के बाद हमारे पास वही लोग आए और एक माफ़ीनामा लिख कर लाए। उन्होंने कहा जी आप ये माफ़ीनामे पे दस्तखत करें और हम चीफ साहब को ये माफ़ीनामा भेजेंगे तो वो आपकी सज़ा माफ़ कर देंगे और आप बाहर आ जाएंगे। तो हैदर मजीद ने कहा जी मैंने उन्हें माफ़ीनामा जो खुद लिख कर दिया, उसकी जगह पे मैंने उस पर यह लिख कर दिया कि, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिख कर दिया कि मैं खुद एक वकील हूँ, मैं कानून को जानता हूँ और मेरी उम्मीद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस से है, अदालतों से है, और मैंने कुछ ऐसा नहीं किया और मैं किसी चीज़ की माफ़ी नहीं मांगता और ये हमें सज़ा भी गलत हुई है। तो उसने अपना मौक़िफ़ पूरा लिख के भेज दिया। वो मौक़िफ़ आज तक कभी हमारे सामने नहीं आया, लेकिन हैदर मजीद ने मुझे ये बताया। तो माफ़ी मंगवाने का शौक़ कितना आप देखें कि उधर उनको सज़ा सुनाई, फिर उनके पास खुद ही कागज़ लेकर जा रहे हैं कि आप हमसे माफ़ी मांग लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने नहीं मांगी। मैं जब ISI की कैद में था, जबरी तौर पे लापता था, तो मुझे उन्होंने कहा इमरान खान कब तक टूट जाएगा। तो मैंने कहा टूटने का मतलब क्या? उन्होंने कहा जी माफ़ी मांगे। उस वक्त भी, आज से 2 साल पहले, अगस्त 2023 में जब इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार किया, तो तब भी इन्होंने मुझे यही कहा था कि इमरान खान माफ़ी मांगे। उस वक्त भी यही ख्वाहिश थी माफ़ी मंगवाने की। फिर बहुत सारे टाउट्स को इस्तेमाल किया गया कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग माफ़ी मांगे, इमरान खान माफ़ी मांगे। उसने नहीं मांगी माफ़ी, और अब फाइनली सुहेल बड़ाइच तक मामला आ गया कि माफ़ी मांगे। ऐसा लगता है पूरा निज़ाम मिन्नतें कर रहा है इमरान खान की कि अल्लाह का वास्ता माफ़ी मांग लो। और भाई माफ़ी तो वो तब मांगे जब वो ये बात कबूल करे कि उसने कुछ गलती की है। वो तो ये कहता है कि मैंने गलत किया ही नहीं, मुझे पहले गलत साबित करो फिर मैं माफ़ी मांगू ना। मैं तो गलत हूँ ही नहीं, ना मैंने कोई गलत काम करने का हुक्म जारी किया, ना मैंने कोई गलत काम किया, और ये सारा का सारा एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अब इसमें इमरान खान साहब माफ़ी मांगते नहीं, और दूसरी तरफ जनाब एक बचकाना सी सोच है कि माफ़ी हमने मंगवानी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की कौम को मिलकर ना एस्टेब्लिशमेंट से एक ही दफ़ा माफ़ी मांगी और माफ़ कर दो भाई जी, जाओ जाके अपना काम करो, जाके आप अपने बॉर्डरों पे जाएं, अपनी सिक्योरिटी संभालें, हमें आप माफ़ कर दें, बड़ी मेहरबानी आपकी। पूरी कौम को चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ले कि जनाब सानू माफ़ कर दो, असी रज गए भाईजान, हम रज गए हैं, हमें आप माफ़ कर दें, हमारे साथ बहुत हो गई है, बड़ी मेहरबानी, आपको माफ़ी चाहिए ना, लिख के दे देते हैं जनाब माफ़ कर दो, अल्लाह के नाते माफ़ कर दो, बस जाओ जाके अपना काम करो, तो पाकिस्तान को अब चलने दें आप। ये तो फिर यही हल रह गया पूरी कौम के पास। अगर माफ़ी का बहुत शौक है तो कौम ऐसे माफ़ी मांग सकती है। नादरीन, मोहसिन नकवी साहब ने आर्मी चीफ का वही वाला मुतनाज़ बयान जो है वो दोबारा सुना दिया मीडिया को कि एक सऊदी शख्सियत आई थी पाकिस्तान में इंडिया से होकर, बड़े इंपॉर्टेंट लोग आए थे सऊदी गवर्नमेंट के, और वो जंगबंदी पे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। तो आर्मी चीफ ने उन्हें भी यही कहा कि इंडिया एक चमकती हुई शाइनिंग मर्सिडीज है, यानी ये तस्लीम किया कि बड़ी कीमती गाड़ी है, बहुत खूबसूरत शाइनिंग मर्सिडीज इंडिया, और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है। एक डंपर से मिसाल दी है पाकिस्तान को। अच्छी मिसाल भी बल्डोजर कहा जा सकता था, और कोई अच्छी मिसाल दी जा सकती थी, लेकिन डंपर ट्रक कहा। और उसके बाद वो जो है सऊदी जो सफ़ीर आए हुए थे, जो नुमाइंदगी कर रहे थे, वो खामोश हो गए। उनके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं है मोहसिन नकवी के बकौल। लेकिन जब आप ऐसी बात करेंगे तो फिर अगला क्या कहेगा आपको? वो यही सोचेगा ना। और सऊदीज़ को क्या पसंद है? क्या डंपर पसंद है या मर्सिडीज़ पसंद है? तो उन्हें तो मर्सिडीज़ पसंद है, और आप अपने आप को खुद ही कह रहे हैं कि हम डंपर हैं। कोई अच्छी मिसाल देनी चाहिए थी ना। यानी मेरी समझ से बाहर है कि पाकिस्तान दुनिया को बताना क्या चाहता है और करना क्या चाहता है, और इन लोगों के दिमागों में क्या चल रहा है। ये मेरी बात आप लिख कर लें। थोड़े अरसे के बाद जो जंगी जनून इस वक्त ये सारे लोग मिलकर फैला रहे हैं ना, ये इससे जान छुड़ा रहे होंगे, और ये कौम को कह रहे होंगे नहीं नहीं, हमने इंडिया के साथ दोस्ती करनी है, हमने तिजारत करनी है, हमने ये मामलात करने हैं, कश्मीर को आप भूल जाएं, हम लड़ना नहीं चाहते, हम अच्छे बच्चे बन के रहना चाहते हैं। आप देखिएगा थोड़े अरसे के बाद, अभी इनको मज़े आ रहे हैं किसी और वजह से, जब हालात दूसरी तरफ जाएंगे तो यही लोग दूसरी बातें करते हुए भी आपको सुनाई देंगे। अब नादरीन आ जाएं, जो फ्लड्स आए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जो सैलाब की सूरत हाल है, उस पर कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक ख़ानदान के 40 अफराद जाँ बहक हुए हैं बुनेर में। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। अब जब रिकॉर्ड इकट्ठा हुआ तो पता चल रहा है कि एक ही ख़ानदान ऐसा है जिसके 40 अफराद जाँ बहक हो गए। अल्लाह ताला उन सबको सब्र अता फरमाए, हिम्मत अता फरमाए। जो लोग बाकी बचे हैं सोगवारान,
और यानी उनका बहुत बड़ा दुख है, इसको बयान भी नहीं किया जा सकता। 400 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ इतलात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों में जाँ बहक हो गए हैं। बुनेर में 217 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 200 से ज़्यादा लोग अभी तक लापता हैं। 2300 मकानात अब तक के डाटा के मुताबिक तबाह हो गए हैं। 6 स्कूल्स तबाह हो गए हैं। 639 गाड़ियां जो हैं वो बह गई हैं, मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई। इसके अलावा नाजरीन एक और बहुत बड़ा वाकया है और इस शख्स को तो बाकायदा अवार्ड मिलना चाहिए, सदारती अवार्ड इस शख्स को मिलना चाहिए। अगर कोई मुस्तहिक है तो वो ये आदमी है। इसने 900 इंसानों की जिंदगियां बचाई है कौन? एक स्कूल का हेडमास्टर। ये जो स्कूल के हेडमास्टर हैं ये बताते हैं कि मैंने उस दिन सुबह जब बारिश हो रही थी तो मैंने आखिरी नज़र मारी अपने स्कूल के करीब जो नाला है उसके ऊपर, जो बरसाती नाला है, और मुझे अंदाज़ा हो गया कि कुछ देर के बाद ये बारिश नहीं रुकती तो ये पानी ओवरफ्लो होकर बाहर आ जाएगा और एक तबाही फैल जाएगी। तो उन्हें जब ये अंदाज़ा हुआ, क्योंकि इससे पहले 1995 में उनको याद था कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान ये नाला बिफर गया था और ये स्कूल बह गया था, फिर ये दोबारा तामीर किया गया था। तो उन्होंने कहा मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि शायद कोई ख़तरा आ सकता है बड़ा। तो 900 बच्चे स्कूल में मौजूद थे और मकामी सियासी क़यादत ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि स्कूल में 900 बच्चे मौजूद थे। तो जो सईद अहमद साहब हैं, जो उस्ताद हैं, उन्होंने फौरी तौर पे, ये स्वात का एक स्कूल है, उन्होंने फौरी तौर पे बच्चों को छुट्टी दी और उन्होंने कहा कि फ़ौरन निकल जाओ और महफूज मकामात पे अपने घरों में जाओ। तो वो बच्चे वहाँ से निकल गए और उनके वहाँ से जाने की वजह से 900 अफराद की जान बची। वजह यह है क्योंकि स्कूल बाद में उसका पूरा मैदान भी बह गया, स्कूल की आधी इमारत भी बह गई, उसकी 4 दीवारी भी बह गई, और अगर बच्चे वहाँ पे मौजूद होते तो एक बड़ा जानी नुकसान हो जाता, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने महफूज रखा और उसकी वजह बना सईद अहमद नाम का ये उस्ताद। तो अल्लाह ताला इन्हें जो है वो इसका अजर अता फरमाए, और साथ ही साथ जो है पाकिस्तान की हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सदारती अवार्ड से नवाजा जाए, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर इंसानों की इन्होंने जान बचाई है। नाज़रीन, ऑपरेशन के मामलात में कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। सवाए गंडापुर के कोई भी इस ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा। गंडापुर भी खुफिया तरीके से कर रहे हैं, यानी वो कर्फ्यू लगा कर ऑपरेशन, जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है वक्फे से खैबर पख्तूनख्वा में, वो ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। एमन वली खान ने और फजलुर रहमान साहब ने उसकी शदीद मुखालफत की है। फजलुर रहमान साहब ने बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट भी इसके खिलाफ दिया है, जबकि एमन वली खान साहब ने फौरी तौर पर ऑपरेशन रोकने और उसको बंद करने का मुतालबा कर दिया है। अब सिर्फ गंडापुर साहब की हुकूमत है जो खैबर पख्तूनख्वा की है, जो ऑपरेशन को सपोर्ट देती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने बड़ी सख्ती से कहा हुआ है कि किसी सूरत भी ऑपरेशन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर गंडापुर ये ऑपरेशन नहीं रोक सकता तो फिर उसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ये इमरान खान साहब ने कहा था। तो ऑपरेशन तो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है और लगातार हो रहा है। कभी उसमें तातुल आता है थोड़ा सा, लेकिन दोबारा शुरू हो जाता है, और ये रोकने का ऐसा लगता है कोई इरादा भी नहीं है एस्टेब्लिशमेंट का। लेकिन इस मरतबा उन पर दबाव बहुत ज़्यादा है ऑपरेशन रोकने के लिए। बहुत सारे लोग जो है वो पहले ही नकल मकानी कर चुके हैं और अब सैलाब की सूरत हाल भी है। तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के सामने